बहुत कॉमन बीमारी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है और लोगों को उसका हल भी कोई नज़र नहीं आ रहा। शायद उसकी वजह ये है कि वो सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहे कि वेरिकोज वेन्स या जो टांग की जो खून की नालियां हैं वो फूल जाती हैं। तो सर ये क्यों फूलती हैं और क्या ये कोई बीमारी है? बीमारी तो जी बड़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी अहम बीमारी है और इसके असरात भी काफ़ी सीरियस होते हैं, लेकिन इसकी वजह कोई ख़ास नहीं है। वजह इस तरह नहीं है कि ये बीमारी बेसिकली जेनेटिक है। आपकी जीन्स में, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होता है जिससे आपकी वेन्स में वीकनेस आती है। आपकी वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं जो एक ब्लड को एक साइड पे फ्लो कराते हैं। जब वो वॉल्व वीक हो जाते हैं तो ब्लड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करता है, उसमें लीकेज डेवलप हो जाती है और वेन्स पे प्रेशर डेवलप होता है और वेनें फूलना शुरू हो जाती है। ये बॉडी के अंदर का प्रॉब्लम। लेकिन बाहर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ये बढ़ सकता है। मिसाल के तौर पे फीमेल में प्रेगनेंसी है, पेट में कोई ट्यूमर आ गया, किसी के रसौली बहुत बड़ी आ गई, उसका प्रेशर पड़ा, उससे बढ़ गया। या प्रोफेशन आपका ऐसा है, खड़े रहते हैं सारा दिन आप और सारे बॉडी का ब्लड का प्रेशर टांगों में आता है, तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिससे ये बढ़ तो सकती है। लेकिन मोटापा भी डेफिनेटली इसमें रोल प्ले कर सकता है, लेकिन एक्चुअली बीमारी ये बॉडी के अंदर से होती है। अगर आप इन सारी चीज़ों में से कुछ भी ना करें, अगर आपके बॉडी के अंदर बीमारी है तो अल्टीमेटली ये अपीयर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करें तो हो सकता है कि काफ़ी लेट अपीयर हो या उसकी सेवेरिटी इतनी ज़्यादा ना हो। क्योंकि सर हमारे यहाँ अमूमन जो प्रैक्टिस है लोगों की वो यही है कि वो समझते हैं कि शायद ये कोई बीमारी नहीं है। मसलन आपकी जो टांगें हैं उनके ऊपर खून की नालियाँ वाज़े होना शुरू हो जाती हैं, उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, ब्लू या इस तरह का। लोग समझते हैं कि शायद ये आम सी चीज़ है और इवन हमारे जो जनरल फिजिशियंस लोग भी हैं वो भी कहते हैं कि इट विल बी नॉर्मल, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसको कितना सीरियस लेना चाहिए? कि ये बात आपने बहुत सही की है। ज़्यादातर लोग आके कहते हैं हमारे पास, जब हम से पूछते हैं जी कि आपकी तो वेन्स बहुत सीवियर हो चुकी हैं, बहुत लेट स्टेज पे, तो आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराई? वो कहते हैं जी हमें इसकी पेन नहीं थी। तो लोग समझते हैं कि इसकी पेन होगी तो ट्रीटमेंट करवानी है, अदरवाइज़ तो ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, वेन्स तो फूली हुई होती हैं लेकिन साथ उनकी स्किन भी डैमेज हो चुकी होती है। पैर की और पैर के ऊपर वाले हिस्से की, टांग की स्किन जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी होती है। उसका डैमेज इतना हो चुका होता है कि टिश्यू पेपर की तरह थिन हो जाती है। किसी पे अल्सर बन चुके होते हैं, बार बार ब्लीडिंग हो रही होती है और दोनों टांगों का कलर आपस में भी नहीं मिलता, इतना फ़र्क पड़ चुका होता है। सर एक तो हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि ये खून की नालियों का स्किन से क्या ताल्लुक़ है? कि जिस तरह बॉडी ऑर्गन बाकी है ना, स्किन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ऐसी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। तो स्किन एक पूरा ऑर्गन है। स्किन को भी ज़िंदा रहने के लिए, फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन की सप्लाई थ्रू ब्लड वेसल ही होती है। तो हर जिस्म के हिस्से की तरह स्किन में भी पूरा नेटवर्क होता है खून की नालियों का। कुछ नालियाँ खून लेके आ रही हैं और कुछ वापस लेके जा रही हैं। वेन्स वो नालियाँ हैं जो खून वापस लेके जा रही हैं। तो अगर आपकी खून की नालियाँ जो लाने वाली हैं वो ठीक हैं और वापस ले जाने वाली ख़राब हैं, तो आपका खून स्किन के अंदर खड़ा रहेगा। जब स्किन के अंदर खड़ा रहेगा तो वो नालियों से बाहर भी निकल आएगा, वो स्किन के टिश्यू में आ जाएगा, स्किन के सेल्स में आ जाएगा। उससे स्किन का कलर चेंज होगा और स्किन में डैमेज शुरू हो जाएगा। तो ये नौबत आने से पहले इसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो ज़रूरी है। सर कब पेशेंट को वैस्कुलर सर्जन को दिखाना चाहिए खून की नालियों की बीमारी को? कि जो ही किसी मरीज़ को अपनी टांगों में एबनॉर्मल वेन्स नज़र आना शुरू हो जाए या स्किन का कलर एबनॉर्मल नज़र आना शुरू हो जाए या कुछ भी नज़र ना आए, सिर्फ इतना हो कि उसको स्किन का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है और कुछ भी नहीं है, स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, यानी कि अगर उसको खून की नालियाँ भी नज़र नहीं आ रही हैं, कोई नाली नज़र नहीं आ रही एक्स्ट्रा, लेकिन स्किन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है टांगों की, हाँ जी, तो उसमें ज़रूर उसकी खून की नालियों में लीकेज है। या आप थोड़ा सा खड़ा होते हैं या थोड़ी वॉक करते हैं या तो लंबा अरसा थोड़ा बैठ जाते हैं तो आपकी टांगें सूज जाती हैं। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। नॉर्मल बंदे की टांगें इस तरह नहीं सूजती, तो भी आपको कंसर्न होना चाहिए कि कोई मसला है, फिर भी चेकअप। या आपकी टांगें थकी रहती हैं हर वक्त, रात को क्रैम्प्स पड़ते हैं टांगों में और सारी रात आपको बेचैनी रहती है और नींद नहीं आती। तो ये सारी सिम्टम्स वेरिकोज वेन्स की सिम्टम्स हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आपको वेन्स बाहर नज़र आएंगी तो फिर आपने चेकअप कराना है। जब नज़र आ गई वो तो सबको नज़र आ जाती है कि जी हैं, उस वक्त तो कराना ही चाहिए। और उस वक्त आपको पेन का वेट नहीं करना चाहिए कि इसमें पेन शुरू हो तो मैं चेकअप कराऊं, क्योंकि जब वेरिकोज वेन्स फूल जाती हैं उसमें ब्लड का फ्लो स्लो होता है। जब स्लो होता है तो उसमें क्लॉट बनते हैं, तो उसमें क्लॉट बनने का बहुत शदीद ख़तरा होता है, और पेन आपको तब शुरू होगी जब उसमें क्लॉट बन जाएंगे। जी सर, इसमें जो सिम्टम्स हैं बेसिकली कि अगर आपकी इन्फेक्शन हो रही है पाँव में, या पाँव में आपको रात को दर्द हो रही है टांगों में, या आपकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है, तो आपको फ़ौरन जो है वो इसका सर इसके लिए इनिशियल टेस्ट क्या क्या करा सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर किसी आम बंदे को या मुझे कुछ इस तरह की सिम्टम आती हैं तो मुझे क्या डायरेक्ट पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए या मुझे खुद भी कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए? देखिए, आम तौर पे कहा यह जाता है कि इसके लिए ना डॉपलर अल्ट्रासाउंड आप करवा के फिर डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन मेरा मशवरा अपने मरीज़ों को ये है कि आप किसी टेस्ट के बगैर डॉक्टर के पास जाएं। पहली तो बात यह है कि आप इसके लिए वैस्कुलर सर्जन ढूंढें जो भी आपके एरिया के करीब पड़ता है, तो आप वैस्कुलर सर्जन से चेकअप कराएं। आपका वैस्कुलर सर्जन डिसाइड करेगा कि क्या वो टेस्ट उसने खुद करना है या किसी जगह से कराना है। आम तौर पे वैस्कुलर सर्जन जो प्रॉपरली ट्रेंड वैस्कुलर सर्जन है वो ये टेस्ट खुद करते हैं। आपका डॉपलर अल्ट्रासाउंड वो खुद करेगा, खुद असेसमेंट करके आपको बताएगा कि आपकी वेरिकोज वेन किस स्टेज पे है, इसकी किस किस्म की ट्रीटमेंट आपको रिक्वायर्ड, क्योंकि हर मरीज़ की ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से होगी। सर अब इसके ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं कि इसका क्या वाकई ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या ये मुकम्मल ठीक हो सकती हैं? जी बिल्कुल, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पहली तो बात यह है कि इसका डिसीजन आपके वैस्कुलर सर्जन ने करना है। हर मरीज़ को ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए। हो सकता है कोई मरीज़ सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से बेहतर हो जाए, हो सकता है कुछ मरीज़ों को सिर्फ टाइट किस्म की स्टॉकिंग दें उससे इम्प्रूवमेंट आ जाए, लेकिन हो सकता है कि कुछ मरीज़ों को इससे अगली स्टेज वाली ट्रीटमेंट चाहिए। मिसाल के तौर पे वो सर्जरी की शक्ल में भी हो सकती है या लेज़र की शक्ल में भी हो सकती है, या कुछ मरीज़ों को कुछ ख़ास किस्म के इंजेक्शन होते हैं जो देने पड़ते हैं, वो भी हो सकती है। तो ये आपका वैस्कुलर सर्जन डिसाइड करेगा कि आपको इन सब में से कौन सी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आजकल जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो लेज़र की शक्ल में आई है वो बहुत सेफ़ है, और इसी तरह इंजेक्शन वाली ट्रीटमेंट भी, और सर्जरी की ट्रीटमेंट भी स्टैंडर्ड जो है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो असल चीज़ है डिसीजन लेना कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए कौन सी, तो उसके बाद फिर अगली स्टेज आती है ट्रीटमेंट। सर इसका प्रोग्नोसिस कितना है? ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग और तरह पूछते हैं। लोग कहते हैं जी कि हमने सुना है कि ये तो वेरिकोज वेन दोबारा हो जाती हैं, हाँ जी, इसलिए हम तो ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। उसी को कह रहा हूँ कि सर ये 100% क्योरेबल है। हाँ जी, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आपके एक दफ़ा सर में दर्द हो तो आप क्या पैनाडोल इसलिए नहीं खाते कि 10 दिन बाद फिर हो जाएगा? आप उस वक्त तो उसको ट्रीट करते हैं ना। तो पहली तो बात यह है कि ये बात ही गलत है कि हर मरीज़ में ट्रीटमेंट के बाद ये दोबारा आ जाती है। तकरीबन 70-80% मरीज़ों में ये दोबारा कभी नहीं आती। पहली तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक, ट्रीटमेंट के बाद 100% क्योर रेट है इसमें। ट्रीटमेंट के बाद ज़्यादातर मरीज़ों में दोबारा नहीं आती। चंद मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी सालों के बाद ये कुछ ना कुछ दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो मामूली शक्ल में होती हैं, और अगर दोबारा आ जाएँ तो ना उसका यूजुअली ऑपरेशन करना पड़ता है, ना लेज़र करना पड़ता है, या तो उसके लिए स्टॉकिंग ही काफ़ी होती हैं, या छोटा मोटा इंजेक्शन वगैरह ट्रीटमेंट से उसको क्योर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।